In this session, we will discuss medical termination of pregnancy from the reproductive health. So, medical termination simply means the termination of pregnancy before its completion or before its फुल टर्म, यानी उसके रिमूवल की हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के कंप्लीट ड्यूरेशन से पहले, किसी फीटस को या किसी एम्ब्रियो को कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड से पहले रिमूव करना, बट बाय द मेडिकल मींस, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ही ये है कि आप एबॉर्शन तो कर रहे हैं बट अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर और विद द हेल्प ऑफ certain chemicals, which means कि certain medicines or by certain surgical procedures. But whether MTP is legalized or illegalized, or if it is legalized, so what are those circumstances, what are those parameters in which the medical termination of pregnancy is legalized? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, तो ये टॉपिक अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी अबॉर्शन, वॉलंटरी अबॉर्शन और इंटेंशनल अबॉर्शन, क्योंकि ये चीज हम अपने विल पे कर रहे हैं, और अगर ये विदाउट विल अबॉर्ट होता है, विदाउट विल रिमूव्ड होता है, तो उसको हम एक्सीडेंटल अबॉर्शन बोलते हैं। बट यहां पे अबॉर्शन वॉलंटरी है, इंटेंशनल है, थेराप्यूटिक है, ओके, थेराप्यूटिक अबॉर्शन, क्लियर ना। सो इस अबॉर्शन का मतलब क्या है? ये जो वॉलंटरी अबॉर्शन है, दिस इज मेनली मेंट फॉर द रिमूवल ऑफ फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो और इधर फीटस बिफोर कंप्लीशन ऑफ gestation period. Gestation period means a pregnancy period which is of about 9 months or 40 weeks or 280 days. ठीक है, तो completion of gestation period से पहले ही आप voluntary abortion कर रहे हैं या intentional abortion कर रहे हैं। तो ये जो voluntary abortion और intentional abortion है, ये किस केस में लीगलाइज्ड है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक चीज आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वर्ल्ड वाइड 20% ऑफ प्रेगनेंसी, 20% ऑफ टोटल प्रेगनेंसी गेट अबॉर्टेड एवरी ईयर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है कि वर्ल्ड वाइड नियर बाय 20% ऑफ टोटल प्रेगनेंसी get aborted every year. So कहीं ना कहीं MTP का एक significant role है in reducing the population, है ना। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस मेथड से पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो रही है या पॉपुलेशन कंट्रोल है, बट MTP पॉपुलेशन कंट्रोल के पर्पस के लिए नहीं बना है। ओके, तो ये हो जाता है because of the MTP, but this is not meant for this purpose. So worldwide nearby 20% of total pregnancies get aborted every year. So it has a significant role in reducing population. Okay, significant role in decreasing population, and yes, it is not meant for this purpose. So though it is not meant for this purpose. Clear now? So किस कंडीशन में MTP लीगलाइज्ड है? तो इंडिया में
एमटीपी का एक प्रॉपर एक्ट है। तो बहुत सारे इसमें चेंजेस आए हैं काफ़ी टाइम के बाद, बट पहले हम जो फर्स्ट एक्ट था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एमटीपी एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट बना, जो कानून बना 1971 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नीड पॉइंट ऑफ व्यू कि फर्स्ट एमटीपी एक्ट इंडिया में कब बना। तो ये 1971 एमटीपी एक्ट है। और ये क्यों बना? क्योंकि 1971 से पहले एमटीपी को इलीगल पर्पस के लिए यूज किया जाता था, जिसका मेन एग्जांपल है फॉर द रिमूवल ऑफ फीमेल फीटिसाइड। पहले क्या होता था ना कि इस मेथड के थ्रू अगर आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, अबॉर्शन की बात कर रहे हैं, तो अबॉर्शन से पहले पेरेंट्स अपने बच्चों के सेक्स को डिटरमाइन कर लेते थे बाय एमनियोसेंटेसिस और बाय कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग और बाय अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। एंड उसके बाद अगर भ्रूण फीमेल था तो वो फीमेल मोस्टली अबॉर्ट हो जाता था। तो उस कंडीशन की वजह से हुआ क्या कि इंडिया में फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा हो गया था। तो फीमेल फीटिसाइड ज्यादा होने की वजह से इंडिया में एक एक्ट बना 1971 में, इसलिए इसको एमटीपी एक्ट 1971 भी बोलते हैं। और इसका एम था टू स्टॉप फीमेल फीटिसाइड। ओके, तो फीमेल फीटिसाइड को स्टॉप करना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ कुड यू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ योर अपकमिंग चाइल्ड। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं कि वी कैन डिटेक्ट टू स्टॉप फीमेल फीटिसाइड, क्योंकि बाय डिटेक्टिंग तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें सेक्स को डिटेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें फीटल सेल्स थे और फीटल सेल्स के क्रोमोसोम के ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे के सेक्स के बारे में पता लगा लिया जाता था। सेकेंड वन इज कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। तो कोरियोनिक विलाई में भी सेम कंडीशन। ओके, यहां भी फीटल सेल ऑब्जर्वेशन। एंड द थर्ड वन इज सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। तो इन मैथड्स के थ्रू जब पेरेंट्स अपने आने वाले बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर लेते थे तो फीमेल फीटिसाइड्स के चांसेस बहुत हाई रहते थे। इंडिया में 1971 से पहले ये कंडीशन बहुत ज़्यादा थी। तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना पड़ा, एक एक्ट बना 1971 में, और एम ये था कि फीमेल फीटिसाइड को स्टॉप किया जाए। क्लियर? हालांकि इसी एक्ट के बाद ये टेक्निक भी इंडिया में बैन हो गई थी। एमनियोसेंटेसिस ये इंडिया में बैंड है। ओके, हालांकि कुछ कंडीशन में, कुछ लीगल कंडीशन में ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर डिटेक्टिंग द सेक्स, बट फॉर ऑब्जर्विंग और फॉर एनालाइजिंग द कंडीशन ऑफ फीटस फॉर द जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस मेथड के थ्रू फीटल क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं तो क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज को भी देख सकते हैं, जीन के एबनॉर्मलिटीज को भी देख सकते हैं, म्यूटेशंस देख सकते हैं, क्रोमोसोमल एडिशन या डिलीशन देख सकते हैं। तो कुछ सेंटर्स पे ये लीगलाइज्ड है, बट नॉट फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स, फॉर मेनली डिटेक्टिंग द क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। बात समझ में आ गई ना? अब फीमेल फीटिसाइड को स्टॉप करने का एम तो हो गया, और एक और कंडीशन थी कि 1971 से पहले जो अबॉर्शंस होते थे, उससे पहले भी बहुत अबॉर्शंस होते थे, क्योंकि आप जानते हैं तब फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा था। तो उस कंडीशन में अबॉर्शन विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। ओके, यानी कोई भी पर्सन जिसको थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज है वो किसी ना किसी मेथड से अबॉर्शन को प्रोसीड करता था। बात समझ में आ रही है? बट उसके बाद हुआ क्या, जब अगर कोई अनप्रैक्टिस्ड या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जिसके पास बहुत नॉलेज नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता था कि फीमेल फीटिसाइड के साथ साथ
मैटरनल हेल्थ पे भी रिस्क होता था। यानी इस कंडीशन की वजह से बहुत सारी माँ की भी डेथ हो जाती थी। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को एक एक्ट बनाना पड़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि अब जो एक्ट बना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, सेकेंड एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, एमटीपी एक्ट 2017। तो 2017 एक्ट में कुछ कंडीशंस दी गई और उन कंडीशंस के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक्ट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एमटीपी एक्ट 2017 में कुछ चेंजेस हुए, कुछ नए लॉज बने। वो लॉज क्या थे कि एमटीपी एक्ट 2017 के थ्रू जो एक्ट है वो ये शो कर रहा है कि रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी, रिमूवल और टर्मिनेशन और अबॉर्शन इज mainly performed during first trimester। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हुआ कि पहले 3 महीने तक आप मेडिकली रिमूवल कर सकते हैं या अबॉर्शन कर सकते हैं प्रेगनेंसी का। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया 12 वीक्स। क्लियर? अब 12 वीक्स तक ही क्यों, ये पॉइंट बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसा क्या चेंज आ जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो एमटीपी और मेडिकल अबॉर्शन सेफ है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। आपने अगर ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ा है तो उसमें समझा भी होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में चेंज क्या है। वाई सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज रिस्की, क्यों सेकेंड ट्राइमेस्टर रिस्की है? उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो जाइगोट है वो डेवलप्ड हुआ है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में जो स्केलेटल सिस्टम है वो कार्टिलेजिनियस होता है। तो अगर स्केलेटल सिस्टम कार्टिलेजिनियस है तो इसका मतलब इसका रिमूवल इजी है। स्केलेटल सिस्टम इज कार्टिलेजिनियस। ठीक है, बट सेम चीज अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो यहां पे एम्ब्रियो नहीं है, यहां पे फीटस है और स्केलेटल सिस्टम बोनी हो जाता है। अगर स्केलेटल सिस्टम बोनी है तो बेटा बोन को ब्रेक करना और ब्रेक करके एक फीटस के पार्ट को वेजाइनल रूट से रिमूव करना, इस कंडीशन में मैटरनल हेल्थ ज्यादा रिस्क पे है, यानी ये कंडीशन मां के लिए भी अच्छी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है कार्टिलेजिनस स्केलेटल इन द एम्ब्रियो एंड बोनी स्केलेटल इन द फीटस। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर रिस्की क्यों है ये तो समझ में आ गया। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सकते हो, बट उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। तो आइए समझते हैं एनटीपी एक्ट 2017 किस कंडीशन में लीगलाइज्ड है। उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए अब हम लोग चलेंगे 2017 एक्ट के डिटेल में, क्योंकि 2017 एक्ट कुछ कंडीशंस में लीगलाइज्ड है। कुछ कंडीशंस, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं ये भी हम लोग समझेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर अवेयरनेस थ्रू। सो एनटीपी एक्ट 2017 लीगलाइज्ड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। चलिए अब कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एमटीपी एक्ट 2017। ये हमें किस कंडीशन में अबॉर्शन की इजाजत देता है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज फोर्स्ड सेक्स और रेप
ओके, सेक्सुअल क्राइम। इस कंडीशन में कोई भी फीमेल ये नहीं चाहेगी कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव करके कंटिन्यूएशन में बच्चे को जन्म दे। तो फोर्स्ड सेक्स, रेप और सेक्सुअल क्राइम। नंबर 2, रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यानी बच्चे की कंडीशन की वजह से माँ की हेल्थ पे कोई अफेक्ट है, कोई रिस्क है, तो उस कंडीशन में भी ये लीगलाइज्ड है। तो रिस्क टू प्रेग्नेंट, रिस्क टू द लाइफ ऑफ a pregnant woman or pregnant mother. Clear? Third, physical or mental condition of the offspring or of the fetus, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय एमनियोसेंटेसिस और बाय कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग हम बच्चे की क्रोमोसोमल कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो क्रोमोसोमल कंडीशन या जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, ये वो कंडीशंस हैं जो बाय बर्थ भी डेवलप हो सकती हैं या बर्थ के कुछ टाइम के बाद 2 years, 3 years, 4 years के बाद भी डेवलप हो सकती है, और वो बच्चे की या तो फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा या मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि जो अपकमिंग चाइल्ड है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में भी लीगलाइज्ड है। एग्जाम्पल के लिए अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो ये चीज़ तो आप एम्ब्रियोनिक लाइफ पे डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एमनियोसेंटेसिस की 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है और 21st क्रोमोसोम जो है वो 3 कॉपीज में प्रेजेंट है। ओके, 21st क्रोमोसोम जो है वो 3 कॉपी में प्रेजेंट है, यानी वो XX जो है वो एक और एक्स्ट्रा एक्स कैरी कर रहा है। उस कंडीशन में क्या है ना कि बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन हमें पहले से अगर पता है तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि हमारा बच्चा आने वाले टाइम में यानी बर्थ के बाद हो सकता है फिजिकली अफेक्टेड हो या मेंटली अफेक्टेड हो, तो उस कंडीशन में ये लीगलाइज्ड है। बट इसके लिए आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ डॉक्टर को बाय लीगल एक्ट अबॉर्शन के लिए एग्री करना होता है। तो फिजिकल और मेंटल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। क्लियर? यानी इस कंडीशन में ये चीज समझ में आ रही होगी आपको कि आने वाले बच्चे का फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो भी ये लीगलाइज्ड है। तो फोर्थ कंडीशन में फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब सोचिए ये 2017 में ऐड हुआ कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं, आप कॉन्डम्स यूज कर रहे हैं या आप कोई केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज कर रहे हैं और उसका फेलियर हुआ और आप नहीं चाहते, अभी आपकी कंडीशन नहीं है कि आप एक चाइल्ड बियर कर सके, तो उस कंडीशन में भी आप मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के थ्रू प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए भी आपका प्रॉपर एनालिसिस होगा, ठीक? और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ओके, अब सोचिए इस कंडीशन तक में प्रेगनेंसी जो है वो आप अबॉर्ट कर सकते हो थ्रू द मेडिकल एक्ट 2017। अब ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ऑलमोस्ट बात वही है कि यहां पे आप कॉन्डम्स को यूज करना भूल गए या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से आपने कॉन्डम यूज नहीं किया या आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं ली और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, उस कंडीशन में भी आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो। बट इसके लिए भी आपको प्रॉपर जो प्रोसीजर है, यानी डॉक्टर ये चेक करते हैं कि फीमेल तो नहीं है, यानी जो फीटस है वो फीमेल तो नहीं है, कहीं आप इंटेंशनली अबॉर्ट तो नहीं कर रहे हैं उसको कि वो फीमेल है इसलिए आप उसको अबॉर्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस है, क्योंकि ये लीगल एक्ट जो बने होते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे कानूनी दावपेच भी होते हैं। क्लियर ना? चलिए बात करते हैं रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ही लीगलाइज्ड क्यों किया गया है।
हालांकि सेकेंड ट्राइमेस्टर भी लीगलाइज्ड है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिमूवल इज सेफ, यानी अगर अबॉर्शन पहले 3 महीने में होता है तो वो सेफ क्यों है, ये कंडीशन भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एमटीपी इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 12 हफ्तों तक या पहले 3 मंथ्स तक ये सेफ है। मैं बता चुका हूं क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो कार्टिलेजनियस होता है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो कार्टिलेजनियस है तो हम किस मेथड का यूज करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है जानना। सो यहाँ पे जो केमिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स में 2 ड्रग्स आर वेरी पॉपुलर। Okay, chemical method में the first one is misoprostol and mifepriston. Okay, mifepriston and misoprostol combination। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये एक साथ लेना है आपको। तो mifepriston और misoprostol ये अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ tablets or in the form of vaginal cream। ठीक है, आप इसको वेजाइना में भी रख सकते हैं जिससे कि आप केमिकली मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के थ्रू अबॉर्शन कर सकते हैं। अब इन दोनों ड्रग में सॉल्ट क्या है वो समझ लें, हाउ इट परफॉर्म मेडिकल अबॉर्शन। जो माइसोप्रोस्टल है ना, माइसोप्रोस्टल कंटेन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है ना कि ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। तो 3 महीने का बच्चा जो इम्प्लांटेड है और अचानक से यूट्रस अपना रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना स्टार्ट कर दे, रैपिड मूवमेंट स्टार्ट कर दे, तो यह अंडरस्टूड है कि वो अबॉर्ट होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, अब वो इम्प्लांटेड नहीं रहेगा। और दिस इज द रीजन दैट व्हाई prostaglandin is given for the medical termination of pregnancy. So it increases uterine contraction। ठीक है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइसोप्रोस्टल को दिया क्यों जाता है। नंबर 2 इज माइफप्रिस्टन। अब माइफप्रिस्टन के भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। माइफप्रिस्टन में एंटी प्रोजेस्टेरॉन है। एंटी प्रोजेस्टेरॉन का मतलब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन तो एंडोमेट्रियम को थिक करता है ना, और प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस की मूवमेंट को रोक के रखता है ड्यूरिंग द एंटायर जेस्टेशन पीरियड। और अगर हम एंटी प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो ये चीज तो क्लियर है कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन हटेगा टर्मिनेशन जो है वो होना कंफर्म्ड है, क्योंकि अब इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रिन का मेंटेनेंस करने वाला कोई हार्मोन नहीं है। ओके, सो इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ टर्मिनेशन बाय, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, बाय डिस्टर्बिंग यूटेराइन एंडोमेट्रियम। क्लियर बच्चों, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, माइफप्रिस्टन एंड माइसोप्रोस्टल। क्लियर ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मेथड के थ्रू कि अगर प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारे पास उस कंडीशन में 2 पॉपुलर ऑप्शन हैं, यानी अगर ये 14 वीक्स की है, 15 वीक्स की है,
या 4 मंथ तक का जो प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन में हम वेजाइनल रूट के थ्रू, ठीक है, तो इफ प्रेगनेंसी इज ऑफ 14 to 15 वीक्स, तो इस कंडीशन में हम 2 सॉल्यूशंस ऐड कर सकते हैं, हाइपरटोनिक यूरिया सॉल्यूशन, ओके, हाइपरटोनिक यूरिया सॉल्यूशन और सेकंड वन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन। तो इस मेथड के थ्रू भी हम एबॉर्शन कर सकते हैं, यूरिया सॉल्यूशन एंड सेलाइन सॉल्यूशन। अगर प्रेगनेंसी कुछ और ज्यादा टाइम की हो जाती है, यानी 5th मंथ 6 मंथ में पहुंच चुकी है, तो उस कंडीशन में, यानी अगर प्रेगनेंसी इज ऑफ 5 to 6 मंथ्स, तो यहां पे हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, एक्ट के थ्रू लीगलाइज किस कंडीशन में, ये तो आप जानते ही हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो सर्जिकल एस्पिरेंट्स, और सर्जिकल एस्पिरेंट्स के थ्रू कंडीशन क्या है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एंड द सेकंड वन इज वैक्यूम एस्पिरेंट्स, ओके। तो सर्जिकल एस्पिरेंट्स एंड वैक्यूम एस्पिरेंट्स के थ्रू हम टर्मिनेशन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, सर्जिकल मेथड्स के थ्रू आपको एक फॉर्सेप्स डालना पड़ता है वेजाइनल रूट के थ्रू, एंड बेबी के पार्ट को, यानी उसके हेड पार्ट को, उसके लिम्स, डिजिट, सबको ब्रेक कर करके स्मॉल फ्रेगमेंट्स में रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम द वेजाइना। एंड वैक्यूम एस्पिरेंट्स में हम सक्शन प्रेशर बिल्डअप करते हैं थ्रू द वेजाइनल रूट फॉर द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड चाइल्ड। बट अगेन ये लीगलाइज्ड तभी है अगर आप उस MTP एक्ट 2070 के नॉर्म्स के थ्रू लीगलाइज्ड कंडीशन को फॉलो करते हो, या उस कंडीशन में आप आते हो। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये जो प्रेगनेंसी है, यहाँ पे 5 to 6 मंथ हो या 14 to 15 वीक हो, यहाँ भी कंडीशन क्या बन जाती है उसी 2017 एक्ट में, कि अगर टर्मिनेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक है, ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इट रिक्वायर्स 1 एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके, जिसे एक्सपीरियंस हो फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड चाइल्ड, ओके। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं, हालांकि थर्ड ट्राइमेस्टर के इनिशियल वीक्स की बात कर रहा हूं मैं। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है आपको गवर्नमेंट को, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके, विच आर एक्सपर्ट्स इन देयर प्रोफेशन। क्लियर ना? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने 2 ड्रग्स का यूज किया है ना, माइफप्रेस्टन एंड माइसोप्रोस्टल। ये कंडीशन भी आप तब यूज कर सकते हैं, माइफप्रेस्टन एंड माइसोप्रोस्टल, ओके। इसके कॉम्बिनेशन को भी आप अंडर द डॉक्टर सुपरविजन, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें आपको एक बच्चे को अबॉर्ट करना है। तो कुछ कंडीशंस में क्या होती है ना कि कुछ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इरेगुलर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फीमेल के लाइफ पे, यानी जो फीमेल है उसकी लाइफ पे भी रिस्क आ सकता है। इस कंडीशन में डॉक्टर की प्रेजेंस होना मस्ट है। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मोर एंड मोर व्यूअर्स इस वीडियो को देख सकें और उन तक ये अवेयरनेस पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।